नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू होने पर रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को लेकर कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया। कमेटी ने हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत को शामिल किया गया है। सुनवाई के दूसरे दिन किसानों के वकील अमर शर्मा ने बहस की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। किसानों को डर है कि इन कानूनों से उनकी जमीन बिकने की नौबत आ जाएगी। किसानों के डर को लेकर दलील पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों की जमीन नहीं बिकने दी जाएगी। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे पास अधिकार है कि कानून को सस्पेंड कर दें। चीफ जस्टिस एस बोबडे ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कमेटी बनाना है। हम ये कमेटी अपने लिए बना रहे हैं जो कि हमें मसले को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है। सीजीआई ने कहा कि हमें जानकारी मिली है 400 किसान संगठन हैं। सीजीआई ने मामले को लेकर पेश हो रहे बार के सदस्यों को कहा कि आप कोर्ट को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है। हम जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी बनाना चाहते हैं। सीजीआई ने जोर देकर कहा कि कल किसानों की ओर से भरोसा दिया गया था कि वो ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। उन्होंने सवाल किया कि किसान सरकार के सामने पेश हो सकते हैं तो कमेटी के सामने क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसान समस्या का समाधान चाहते तो हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब देते हुए अमर शर्मा ने कहा है कि मामले में पीएम किसानों से नहीं बात कर रहे हैं। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इन पर हम कुछ नहीं कह सकते। सीजीआई ने कहा कि हम कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं लेकिन शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड नहीं किए जा सकते। उन्होंने साफ किया कि हम नकारात्मक इनपुट नहीं चाहते। कृषि कानूनों पर रोक के बाद किसानों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा है कि ये किसानों की जीत है और सरकार की करारी हार। वहीं आंदोलन के हिंसात्मक होने को लेकर किसानों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो क्यों हिंसा करेंगे। आत्महत्या करने वाले हिंसात्मक नहीं हो सकते। कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक के आदेश के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कमेटी के सामने पेश होने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि इसका फैसला किसान यूनियन की बैठक में होगा। संयुक्त किसान यूनियन की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर जेजेपी की मीटिंग। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और डॉक्टर केसी पांगट समेत तमाम विधायक मौजूद। किसान आंदोलन के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात शाम को होने वाली है और सीएम भी रह सकते हैं साथ में मौजूद। कृषि कानूनों के विरोध में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। 50 साल के लाभ सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर जहर खा लिया। लुधियाना के थे निवासी ने हॉस्पिटल में तोड़ा है दम। करनाल के कैमला गांव में किसानों की मदद करेगी मनोहर सरकार। फसल नुकसान की होगी भरपाई। महापंचायत से पहले हुआ था हंगामा। डीसी ने दिए गिरदावरी जांच के आदेश। करनाल के कैमला गांव में महापंचायत से पहले जो महाबवाल हुआ उसके बाद पुलिस ने 800-900 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जिसके खिलाफ किसानों ने थाने का घेराव करने की बात कही है। हंगामे के बाद पुलिस ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमे दर्ज कर लिए। वहीं किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान कृषि कानून के विरोध में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी। हजारों किसान करनाल से दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल होंगे।
गणतंत्र दिवस पर जवानों और किसानों में हो सकता है टकराव। किसान नेताओं का ऐलान, 26 जनवरी को बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में करेंगे एंट्री। परेड करना रहेगा मकसद। 24 मार्च तक सभी किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टरों की झांकी को लेकर किसान संगठन भिवानी में ट्रैक्टर रैली निकालकर रिहर्सल करेंगे। इसके बाद हजारों किसान 23 और 24 जनवरी को किसान दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हांसी के पीसीएसटी स्कूल में चल रहे आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर के बाहर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आरएसएस का ये प्रशिक्षण शिविर 9 जनवरी से 16 तक चलना है। पुलिस ने किसानों को गेट पर ही रोक दिया। किसान संगठन के लोगों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नवतेज सिंह राठी ने गोहाना में अभय सिंह चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग की, जिसमें 3 दौर की ट्रैक्टर यात्रा की रणनीति तैयार की गई है। पहली यात्रा 7 जनवरी से सिरसा से टिकरी बॉर्डर तक संपन्न हो चुकी। दूसरी यात्रा अंबाला से शुरू होकर कैथल, पेहपा, उचाना आदि से समाप्त होगी। सीएम मनोहर लाल ने एचएसएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन और सीडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान एचएसएससी के चेयरमैन पीबी भारती भी मौजूद रहे। चेयरमैन पीबी भारती ने कहा कि अब नौकरियों के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। चेयरमैन पीबी भारती के मुताबिक ग्रुप सी और डी की सभी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम ही फीस देनी होगी। पोर्टल को परिवार पहचान पत्र से कनेक्ट किया जाएगा। पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन 3 साल तक मान्य होगा। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्कोरिंग के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। स्कोरिंग के लिए 5 अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद पहला सीटी जून 2021 में होगा। हर साल एक टेस्ट करवाने पर जोर रहेगा। वहीं डोमिसाइल बनवाने के लिए समय सीमा घटा दी गई है। 5 साल तक हरियाणा में रहने वालों का भी अब डोमिसाइल बन सकता है। सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि 6 साल में 80,000 नौकरियां दी गई हैं। 80,000 नौकरियों में एक भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। नौकरी के लिए एनओसी सिस्टम को हमने खत्म किया। सीएम ने कहा कि सरकार के विदेश सहयोग विभाग बनाया, जहां पर प्री पासपोर्ट की सुविधा दी गई है। इसके जरिए 6,800 युवाओं के पासपोर्ट बनाए गए। सीएम ने कहा कि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए कई एमओयू साइन किए गए हैं। सरकार ने निजी कंपनियों के साथ अनुबंध भी किए हैं, जिसमें 79,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों से ग्लोबल अप्रोच के जरिए हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एक निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम ने विदेश सहयोग विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। विभाग के अधिकारियों ने चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान बताया गया कि हरियाणा को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य हरियाणा को उद्योग, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यटन के लिए एक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए विभाग सभी महाद्वीपों के इच्छुक निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है। विभाग के कामों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि आधारित निर्यात बढ़ाने और इच्छुक ट्रेड पार्टनर की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैन पावर राज्य की एक बड़ी संपत्ति होती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। सीएम की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड टूरिस्ट हब के काम को पूरा करेगा और साथ ही बोटिंग के अलावा सैलानियों के लिए यहां पर रेस्टोरेंट, पार्क, म्यूजियम जैसी सुविधाएं भी होंगी। पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाएगा टूरिस्ट हब। राज्य सरकार पहले से यमुनानगर में आदि पत्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि बरसात के दौरान अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों में 5-6 वाटर बॉडी को विकसित किया जाएगा, जिसमें सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।
इससे न केवल इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कुरुक्षेत्र, पिहोवा, लाडवा और रादौर में भूमिगत जल स्तर में भी सुधार होगा। सरस्वती नदी राज्य सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है। बैठक में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 तक आदि बद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क होगा। महोत्सव को लेकर 15 फरवरी 2021 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीएस तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से वन मंत्री कंवर पाल के नेतृत्व में हरियाणा की धरती पर सामुदायिक हिस्सेदारी से 20% वन क्षेत्र का लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 6500 गांवों में सामुदायिक हिस्सेदारी से हरियाली लाने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष 1100 गांवों में हरियाली एवं विशेष पौधारोपण अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग के किनारे किसानों को प्रेरित करके फलदार पौधे प्रदान करके उनकी देखरेख की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए फसल चक्र बदलने की एक नई राह बनाई जाएगी, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित लाभ मिले और जलवायु परिवर्तन के दौर में हरित पट्टी के माध्यम से प्रकृति चुनौतियों से निपटा जा सके। प्रदेश में 1990 बैच के 4 आईएएस का प्रमोशन किया गया है। चारों आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ग्रेड में प्रमोट हुए हैं। आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 2005 बैच के 6 आईएएस का प्रमोशन किया है। आईएएस साकेत कुमार, आईएएस हरदीप सिंह, आईएएस रामेश चंद और साथ ही कई आईएएस के प्रमोशन। रेवाड़ी में खेड़ा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों का पड़ाव लगा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काम धंधा ठप होने का हवाला दिया है। मामले में आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए। स्थानीय लोगों ने हाईवे बंद के खिलाफ बवाल में पंचायत की ओर से NH 48 खोलने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप और ढाबे का काम बाधित हो रहा है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों की बिजली, पानी और सीवर की जल्दी कनेक्शन काटे जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों की 14 प्रॉपर्टी भी जल्दी नीलामी होगी। इसके अलावा 200 प्रॉपर्टी की जल्दी सीलिंग होगी। इस प्रॉपर्टीज पर 5 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम का 650 करोड़ रुपए था। अप्रैल से दिसंबर महीने तक 202 करोड़ रुपए नगर निगम ने रिकवर किए हैं। 455 करोड़ रुपए अभी भी गुरुग्राम वासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। 14 जनवरी को होगा अंबाला में मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह। शहर की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा समेत 20 निर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे। डीएवी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंबाला की नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा को कमिश्नर दीप्ति उमा शंकर शपथ दिलवाएंगी और निगम चुनाव में मेयर समेत 7 वार्ड परिषद पर एचपी ने कब्जा जमाया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला निगम की पहली महिला मेयर के तौर पर शपथ लेंगी। एचपी अंबाला शहर में विकास और साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा मेयर के तौर पर शक्ति रानी शर्मा के लिए दोनों मुद्दे प्राथमिकता होंगे। कैथल में साधारण किसान के बेटे के साइंटिस्ट बनने से परिजनों में खुशी का माहौल है। किसान के बेटी साहिल ने ऑल इंडिया में 4था रैंक हासिल किया। साहिल ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। साहिल की इस विशेष कामयाबी से गांव कमालपुर ही नहीं बल्कि पूरे उपमंडल कलात में खुशी का माहौल है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नागरिकों की सुरक्षा राम भरोसे। मुख्य चौकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे 1 साल से खराब है, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। धुंध में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यमुनानगर के रोटरी क्लब ने आरटीए विभाग के लिए मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की योजना बनाई है। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक और रोटरी क्लब के प्रधान सुमित छाबड़ा ने बताया कि अभी ऑटो और कैब पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। उसके बाद अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इस दौरान साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, जहां लाखों मजदूर काम करते हैं। ये लोग साइकिलों पर ड्यूटी जाते हैं, जिसके चलते साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर जरूरी है। रतलाम में विकास की आत्मनिर्भर वाली कहानी देखने को मिली है। हीरापुर गांव में पंचायत और सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो गांव के नौजवानों ने अपने खर्चे से सड़क बनवा दी। रतलाम विधानसभा के गांव हीरापुर में ग्रामीण खराब सड़क से परेशान थे, तो गांव के युवा
सोमेश ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और सड़क बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन करने के लिए बॉबी कटारिया को बुलाया गया। सिरसा में आम आदमी पार्टी ने न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हंसराज सामान और उनके परिवार पर दर्ज मुकदमे की निष्पक्षता से जांच की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने पूरे परिवार पर झूठा केस दर्ज किया है और हंसराज सामा को जेल भेज दिया है। इसी के विरोध में वो पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर हैं। जिला मुख्यालय को नांदौर से महेंद्रगढ़ स्थानांतरित किए जाने को लेकर महेंद्रगढ़ में पिछले 40 दिनों से भी अधिक समय से वकीलों के साथ कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नांदौर में भी इस बात को लेकर मांग उठने लग गई है कि नांदौर जिला मुख्यालय है, यहीं पर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला सत्र न्यायालय मौजूद हैं। ऐसे में अब मांग उठने लग गई कि जिले का नाम भी महेंद्रगढ़ से बदलकर नांदौर किया जाए। ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर विरोध में बैठे बिजली कर्मचारियों ने एक्सचेंज ऑफिस में प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए कर्मचारी को मालूम ही नहीं होगा कि लाइट कहां से ऑन करनी है, कहां से ऑफ करनी है। बाकी अन्य मकानों में, महकमों में भी पॉलिसी लागू हो सकती है, लेकिन बिजली बोर्ड नहीं है। सिरसा रोड पर बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने को लेकर पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई, जिसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने शहीदों को इस पॉलिसी से दूर रखने का कार्य मैनेजमेंट ने किया है। उनका कहना है कि इस खामियों को दूर किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। भवानीखेड़ा में ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर दिव्यांगों ने रोष प्रदर्शन रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिव्यांगों का आरोप है कि सरकार ने जो भी उनके हितों में घोषणाएं और वादे किए, उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द ही उनकी मांगों को लागू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सोना में गांव खेड़ला में नवंबर में लापता हुए 12 साल के छात्र का अब तक पता नहीं लग पाया है। छात्र नवंबर महीने में पड़ोस की साइकिल मांगकर रस्सी लेने के लिए गौशाला गया था। इस दौरान छात्र संदिग्ध रूप से लापता हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अभी तक छात्र का कोई सुराग नहीं लग पाया। मामले में परिजनों ने सोना पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच जारी है, लेकिन अभी तक हाथ खाली। दिल्ली फिर से घने कोहरे की चादर फैलती जा रही है। बारिश के बाद खुले आसमान में शीतलहर भी बढ़ाती है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी और सताएगी। सुबह सुबह दिल्ली में कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से सर्द हवाएं मैदानों की ओर चलने से पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। 14 जनवरी तक पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रक और विमान के जरिए विशेष फ्रीजर में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज भेजी गई है। वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट से ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया है। ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया है, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची है, जहां से उन्हें आने वाले कुछ दिनों में गुजरात, एमपी, हरियाणा में सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में भारत सरकार ने एसआई को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी सप्लाई शुरू हो गई है। वैक्सीन के लदे कंटेनर पुलिस सुरक्षा में सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुआ है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस बीच पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन फीस को लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी राज्यों में ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को और 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। दुनिया में 9 करोड़ 13 लाख 14 हजार से ज्यादा कोरोना केस, 19 लाख 52 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 31 लाख 44 हजार से ज्यादा कोरोना केस, 3 लाख 85 हजार 249 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस, 18,578 मरीज ठीक पर, 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 2,438 नए संक्रमित केस, 4,286 मरीज ठीक पर, 24 घंटे में 40 की मौत। राजधानी दिल्ली में 306 नए संक्रमित केस, 407 मरीज ठीक पर, 24 घंटे में 13 की मौत। यूपी में 509 नए संक्रमित केस, 770 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 9 की मौत। राजस्थान में 429 नए संक्रमित केस, 568 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 2 की मौत। हरियाणा में 244 नए संक्रमित केस, 201 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 की मौत।